हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल एक और शानदार वीडियो के साथ आपके समक्ष। फ्रेंड्स, आज अपन मनोविज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास, जो कि अपन को दिया था एरिक एरिक्सन ने। बेहद शानदार एक सिद्धांत है। इसे पढ़कर हम दैनिक जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो दोस्तों, इसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आज पढ़ेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है वो है जीवन विस्तार सिद्धांत बोलते हैं। अनन्यता की खोज यानी कि आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की अवस्था है इसमें आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहचान संकट की अवस्था यानी खुद की पहचान को जो संकट आता है वो भी अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा। और इसे मनोअहम सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण है मनोअहम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो यानी कि विकास होता है वो शारीरिक परिपक्वता एवं सामाजिक या ऐतिहासिक दोनों में अंतःक्रिया होकर भी ही यानी कि पूरा आधारित रहता है। इसके कारण से मनोअहम विकास इसका नाम सामाजिक विकास इसे कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति की शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ इसमें क्या है कि सामाजिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसमें व्यक्ति के विकास में यानी योगदान देती है, ऐसा इस मनोअहम सामाजिक विकास का कहना है, इस शब्द का यही कहना है। तो जैसा कि प्रतिपादक के रूप में अपने सामने है एरिक्सन, और इन्हें अपन ईगो मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक ये देखिए, ये पुस्तकें अधिकतर अपने एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कई कई आ ही जाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है बचपन एवं समाज। सेकंड है पहचान का संकट और जीवन चक्र। इसे बोलते हैं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस एंड लाइफ साइकिल। ऐसे करके दो पुस्तक दी, सिद्धांत 1963 में दिया। और ये मुख्य रूप से नाम को आप ध्यान में रखें, ये नाम अधिकतर क्या है बार बार, अब थ्योरी तो वही है, सिद्धांत तो वही है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या करते हैं कि नाम को चेंज करके अपने सामने क्वेश्चन के रूप में लाते हैं। तो ये पांच जो ये 6-7 लाइन है वही एक क्वेश्चन ही है अलग अलग टाइप से। तो अपन अब आगे बढ़ेंगे अपने सिद्धांत में। देखिए, जो नव फ्रायडवादी थे, ये सिद्धांत जो नव फ्रायडवादी मनो ये अपने एरिक्सन है वो नव फ्रायडवादी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मनोवैज्ञानिक में के जो व्यक्तित्व को जैविक कारकों और सामाजिक कारक दोनों से प्रभावित होता है। यानी कि इनका कहना है, यानी कि ये नव फ्रायडवादी है, ऐसे बहुत सारे अन्य भी मनोवैज्ञानिक हैं जो नव फ्रायडवादी है। इनका कहना है कि जैविक कारकों के साथ साथ क्या होता है, सामाजिक कारक भी प्रभावित करता है अपने विकास में, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, वे क्या कहते थे केवल जैविक कारक है। लेकिन इन सब जो यानी कि ये जो नव फ्रायडवादी हैं जितने भी, तो उनका कहना था कि व्यक्ति के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में जैविक कारकों के साथ साथ सामाजिक कारक भी यानी उतना ही प्रभावित करते हैं जितना ही करते हैं ये जैविक कारक करते हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट शब्द है कर्मकांड। कर्मकांड यानी कि इसका अर्थ मैं बताता हूँ, लेकिन ये इस सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कभी कभार ऐसे प्रश्न, उलटफेर प्रश्न आ जाते हैं अपने सामने कि देखते ही अपन अचंभित रहते हैं, ये कहाँ से आया होगा, ये इसमें तो दिया ही नहीं था। लेकिन ऐसे शब्द आ जाते हैं कि कर्म कांड जो शब्द है वो कहाँ से, कौन सी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कर्म कांड में क्या होता है कि समाज के जो वृद्धजन है, अनुभवजन है, तो उनके कार्यों का क्या होगा, अनुसरण करेगा व्यक्ति। तो इससे क्या होगी, इसके यानी मनोसामाजिक विकास में वृद्धि होगी, सामाजिक विकास में वृद्धि होगी, उसके ओवरऑल यानी सर्वांगीण यानी पूरे विकास में वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, अब अपने सामने जो 8 अवस्था हैं उसे अपन निम्न रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस अवस्थाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जो नाम है 8, एक ये अपने विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जा दूसरी अवस्था है, फिर तीसरी अवस्था पहल बनाम अपराध है। ये सब 8 अवस्था ऐसे करके टोटल है। तो ये टोटल 8 अवस्थाएं हैं अपने सामने। तो उसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ जिसे आप इस टाइप से पढ़ेंगे। देखिए, मैं इसे क्या है, भारतीय सेना के युद्ध जीतने की कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, सेना ने विश्वास और स्वतंत्रता के साथ में पहल की और युद्ध के लिए परिश्रम किया तथा भारतीय पहचान भारत की क्या की पहचान बनाई। उससे क्या है, सैनिकों को घनिष्ठता मिली और सृजनात्मकता से भारत को संपूर्ण रूप राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तो देखिए, ये पहली लाइन में पहली अवस्था मिल गई अपन को, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता और बनाम यानी स्वतंत्रता बनाम संदेह, लज्जा बोल दो आप उसे। तीसरी है पहल आ गई, पहल बनाम दूषिता आ गई, परिश्रम बनाम हीनता आ गई। फिर ये पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, घनिष्ठता बनाम ये स्टैग्नेशन, ये सब आ गया अपने सामने।
सृजनात्मकता 7वीं और ये 8वीं संपूर्णता बनाम, ये आ गए अपने सामने। तो ये टोटल पूरी अपनी अवस्था इस स्ट्रिक में आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहली अवस्था में मैं आपको विस्तार से अब बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेज, पेपर और पेन लेकर बैठें। पूरा ये जो अंदर की जो बातें होंगी वो इन अवस्थाओं के अंदर की वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं और इनसे जो ये देखिए इसमें पहले इन अवस्थाओं के नाम है, फिर इंग्लिश में नाम है और फिर इनकी ये जो उनकी अवस्था का टाइम पीरियड है, वो ज़्यादातर पूछा हुआ प्रश्न है। आज तक के जो एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं कि ये अवस्था कौन-सी अवस्था में हुई, यानी शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की उस रिलेटेड जोड़कर ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। सेकंड चीज़ अपने सामने टाइम पीरियड क्या है इसका, ये आधार पर भी क्वेश्चन हुआ है कि जी परिश्रम बनाम हीनता का समय कौन-सा है? ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर अ, इस टाइप से 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं कि इसमें कौन-कौन से सिद्धांत काम करते हैं। तो ये नवफ्राइडवादी वाले, ये ऊपर वाले जो टॉपिक्स जो बिंदु मैंने बताए वो वहाँ से एक आध क्वेश्चन बनता है, बाकी सब यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से जो ये अवस्था है वहाँ से आते हैं। तो पहली अवस्था के बारे में बात करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, विश्वास बनाम अविश्वास, इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 18 माह तक होता है और इसका जो इंग्लिश में नाम है ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट बोल दो आप इसको। तो इसमें क्या होगी कि बालक में आप विश्वास और अविश्वास कैसे पैदा होता है ये देखिए। तो अगर ये चीज़ क्या है अपने दैनिक दैनिक जीवन में भी बहुत काम आएगी। आप जैसे आने वाले टाइम में शादी से होकर आगे वाली जीवन में इस यानी कि आपकी जन्मात्मकता होगी, जैसे ही बाल बच्चे होंगे तो ये बहुत काम की एक पूरा सिद्धांत है जिसमें देखिए पहले की बात करता हूँ मैं और ये बहुत काम आएगा आपके, जैसे इसे पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। देखिए विश्वास और अविश्वास की बात करता हूँ तो देखिए विश्वास कब पैदा होता है बालक में, तो अपेक्षित आप प्यार दोगे उसे, स्नेह दोगे, फिर आप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करोगे, उसे झटकोगे नहीं, उसे कोई काम होगा तो आप उसे बोलोगे नहीं ऐसे वैसे, यानी पूरे बहाने नहीं, उसे करने दीजिएगा आप ऐसे काम जो करता है, जैसे आप उसे प्यार से बोलोगे, फिर रोते हुए उसको नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसी भावना से आप उसे रखोगे तो उस बालक में आपके यानी पिता के प्रति प्यार यानी कि विश्वास बन जाएगा एक तरह से। फिर क्या होगा कि अगर इसके विपरीत आपने क्या किया कि उसे बच्चे को रोते हुए छोड़ दिया, समझाते नहीं होंगे आप उसे, मनाते नहीं होंगे, रोता है तो रोने दे दिया है, तो उस ऐसी अवस्था में उसे छोड़ दिया है, तो आप क्या करोगी कि इस अवस्था में छोड़ दोगे तो उसके बालक में क्या अविश्वास के भाव आ जाएँगे कि ये लोग मुझे मना ही नहीं रहे, मैं फिर अंदर ही अंदर उसके व्यवहार में विकृति आएगी। तो क्या होगा कि इस व्यवहार से क्या होगा कि इसमें व्यवहार में विकृति आ जाएगी और वो बालक आगे नहीं बढ़ पाएगा अपने जीवन में। तो देखिए क्या होगा कि उससे इस जो पूरी अवस्था है उसमें मुख्य रूप से ये प्रश्न भी आते हैं कि एक तो इसमें ये मैंने बोला कि आगे बढ़ने के लिए ये सब मैंने जो बात बताई वो। सेकंड चीज़, इसमें जो मनोसामाजिक यानी कि एक गुण उत्पन्न होता है कि अगर वह इन सब स्थितियों से उबर कर ऊपर उठता है तो उसमें एक आशा नामक एक होप नामक एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जिससे वो बढ़ के आगे बढ़ता है, उसमें आशा आती है। जैसे उसपे विश्वास उसे माता-पिता पर विश्वास आ जाता है, तो उसमें एक आशा नाम की एक अंदर ही प्रतिद्वंद यानी पूरा है, यानी उसके मन में ये आशा उत्पन्न होती है कि ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये विश्वास बन जाएगा। और ऐसा बालक किसी अन्य अजनबी के पास भी चला जाएगा क्योंकि उसमें घर में ही इतना अच्छा माहौल है, प्रेम प्यार दे रही है, स्नेह दिया है उसको, तो वो दूसरे से भी ये अपेक्षा करेगा ये भी हमें प्रेम देंगे तो उससे पास में जाएगा, बातें करेगा, वो डरेगा नहीं उनसे, अविश्वास की भावना नहीं रखेगा। तो ये बातें हैं उनकी। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक फ़ोटो भी लाया हूँ आपके लिए। तो देखिए बच्चा अगर रोता हुआ है तो उसे रोता मत छोड़िए, उसे मनाएँ आप। तो इस अवस्था से वो क्या है कि उसमें अविश्वास का भाव नहीं आएगा और उसमें आशा नामक एक मनोसामाजिक गुण पैदा होगा। तो अब दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, सेकंड अवस्था आ गई अपने सामने। तो उसमें क्या होगा, इसका टाइम पीरियड है 18 माह से 3 वर्ष का होता है और इसे ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट कहते हैं। देखिए बच्चे जो छोटे होते हैं तब वह खुद से कुछ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, जैसे खुद से खाना खाने की इच्छा रखते हैं, नहा लेने की इच्छा रखते हैं, कभी-कभार बाल को खुद बना लेने की इच्छा रखते हैं। तो आप उस टाइम में उसे प्रोत्साहित कीजिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया बना रहे हो, आप बाल बना रहे हो, अच्छे से खाना भी खा रहे हो, अरे कितना अच्छा शानदार आप काम कर रहे हो।
यानी बच्चे बोलते हैं मैं ये गिलास ले आऊँ आपके लिए मम्मी, फिर ये ऐसी बातें करते हैं, तो आप उसे झिड़को मत, कि उसे रोको मत उस टाइम पर, प्रोत्साहित करें, हाँ, आप ले आओ। फिर अगर उसके विपरीत आप इसके कार्य करते हो, तो अ, तो क्या होगा कि उसमें जैसे आपने कोई काम कर रहा है, बालक खाना खा रहा है, तो आप ये कैसे खा रहे हो आप खाना? नीचे गिर रहा है, आप उसे डाँट दे रहे हो, तो क्या होगा उसमें? उसमें लज्जा आएगी, शक आएगा कि ये मैं खाना नहीं खा सकता, मैं बाल भी सही से नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। अगर तो उसमें स्वतंत्रता नामक एक चीज़ जो है ना, वो डेवलप नहीं होगी, और लज्जा और ये शक पैदा हो जाएगा खुद के प्रति, नेगेटिव पॉइंट्स वो खुद के प्रति अपने बना लेगा। तो यहाँ पर बालक में ये चीज़ें को ध्यान रखना है अपन को। सेकंड चीज़ इसमें जो अपने सामने जो मनोसामाजिक गुण में वृद्धि होगी, ये अगर इन दोनों परिस्थितियों जैसे स्वतंत्रता और लज्जा से ऊपर उठता है कोई बालक, तो उसमें कौन से इस मनोसामाजिक गुण की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे हो गया उसमें इच्छा शक्ति नामक एक मनोसामाजिक गुण की वृद्धि होगी। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे आपने छोटे थे तब आप अपने नाना जी या दादाजी या पापा के जेब से आपने पेन निकाला होगा, वापस डाला होगा, पेन निकाला होगा, वापस डाला, तो उसमें आपको अगर उस टाइम में आपको प्रोत्साहित किया गया, तो आपने जैसे पेन निकाला होगा तो आपके पापा या दादा ने आपको बोला, ओह! इतना बड़ा पेन, फिर आपने वापस डाला, फिर इतना बड़ा, तो इससे क्या होगा, आपको प्रोत्साहन मिला है, तो उससे आप में स्वतंत्रता जागृत हुई होगी, है ना? तो वो बात की, यानी कि अभी जैसे आप छोटे थे और अब वर्तमान में बड़े हो गए, तो आप खुद से स्वतंत्रता जो उस टाइम में आपने गेन की थी, स्वतंत्रता नामक जो गुण गेन किया था, उससे क्या होगी, आप भविष्य में खुद के फैसले खुद ले रहे थे, यानी अभी जो खुद फैसले लेते होंगे, तो इसी के कारण वो सब चीज़ें वहाँ से ही डेवलप होके यहाँ तक आती है। उसमें इच्छा शक्ति जागृत हुई होगी कि मैं ये पढ़ूँगा, मैं ये करूँगा, फिर वहाँ से ये सब चीज़ें आती है। तो अब तीसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, पहल बनाम अपराध या दोष। तीसरी अवस्था की बात करते हैं। जैसे बालक क्या होगा इसमें, तीसरी अवस्था में जैसे पहुँचा तो उसे इसका पहले तो इंग्लिश नाम देख लीजिए आप, इसे अपन और नाम से क्या जानते हैं, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। तीसरी है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। देखिए इस अवस्था में बालक है ना कुछ नई पहल करना चाहता है, जैसे कि बालक है ना पेज को काट कर कुछ आकृतियाँ बनाता है, शानदार सी अपनी क्रिएटिविटी अपनाता है, देखिए, है ना? और कार बनाता है, फिर क्या है, जूते से काट कर कोई टायर जैसी चीज़ बनाकर अपने खेलने की वस्तु को बना लेता है। तो उस टाइम में आप है ना बच्चों को यानी कि क्या माता-पिता उनके बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तो वो बालक क्या सृजनशील बालक के रूप में सामने उभरेगा। भविष्य में वो सृजनात्मक क्रिएटिविटी को धारण करेगा और अच्छी-अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बनाएगा। अगर वो प्रोत्साहन मिला तब, अगर नहीं मिला, उसके बदले में उसे डाँट दिया आपने, फटकार दी कि आपने पेज क्यों बिगाड़ रहे हो, उसके बदले तो चप्पल क्यों तोड़ रहे हो, फिर ये सब इससे ऐसा हुआ, तो उसे गिल्टी या अपराध नामक उसमें भाव उत्पन्न होंगे। फिर क्या होगा कि वो ऐसे कार्य करने में यानी वो पूरा हड़बड़ाएगा, कभी नहीं करेगा कि ऐसा करने से तो उसे डाँट पड़ी थी इसलिए, तो उसमें क्रिएटिविटी जागृति नहीं होगी। फिर क्या होगा कि अगर बालक इन दोनों अवस्थाओं से उभरेगा, उभर कर कोई अगर सामाजिक गुण प्राप्त करेगा, तो वह उद्देश्य नामक यानी कि सामाजिक मनोसामाजिक गुण प्राप्त करेगा। जिससे क्या होगी कि वो भविष्य में लक्ष्य निर्देशित या लक्ष्य प्रेरित ही यानी व्यवहार करने की, यहाँ से उसमें एक ललक पैदा हो जाती है कि उसे जब प्रोत्साहित किया तो उसमें एक उद्देश्य आ गया, मैं इसे ऐसे काटूँगा, इसे अच्छे से बनाऊँगा और अच्छे से बनाऊँगा। उसमें उद्देश्य आ जाएँगे कि वो बहुत अच्छे से आगे के जीवन में भी इसका उपयोग लेगा। वहीं से ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो आप सब ये चीज़ ध्यान रखना कि बालक को जब छोटा होता है तो ये चीज़ की बहुत यानी कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए ये जो अपन ने 3 जो पॉइंट्स पढ़े यहाँ तक, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जा और पल बनाम अपराध दोष। तो ये शेषवावस्था की अवस्था में तक यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक के जो पोषण होता है इनके, ये व्यवहार में पोषण है ये सब, तो वो माता-पिता के द्वारा होता है। अब जो अपन बात करेंगे वो परिश्रम बनाम हीनता की बात कर रहे हैं। तो ये आपके स्कूल लेवल पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके बालक में जो ये परिश्रम और हीनता की ये जो यहाँ ये अवस्था है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो ये बाल्यावस्था में बालक क्या विद्यालय से जुड़ जाता है, और ये बालक में ये सब भावनाएँ है ना शिक्षक के द्वारा डेवलप की जा सकती है अच्छे से। अगर शिक्षक अच्छा है तो ये यहाँ पे भी अपना प्रोत्साहन मिलेगा उसको। तो मैं इसकी बात करता हूँ परिश्रम और हीनता के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे। इसकी अवस्था में टाइम है 6 से 12 वर्ष, जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, और इसका नाम है वो इंडस्ट्रियस
नेस और इन्फेरियोरिटी। तो देखिए दोस्तों, इसमें बालक अपना यानी कि परिश्रम से अपन क्या देखेंगे, देखिए बालक क्या है कि यहाँ इस अवस्था में आकर बहुत हर टाइप से परिश्रम करना शुरू करता है। फिर क्या होता है, अलग-अलग पाठ्य सामग्री पढ़ता है, हर क्षेत्र में अपना संपूर्ण परिश्रम करने की कोशिश करता है, अध्ययन करता है, बहुत सारे अच्छे से अध्ययन करता है, प्रतिक्रिया करता है। देखिए, तो इससे क्या होगा कि अगर बालक में परिश्रम करने के बाद अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिले उसको, तो वो बालक क्या होगा कि इन्फीरियरिटी का शिकार, हीनता की भावना का शिकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे शिक्षक को उसे समझाना चाहिए कि जैसे मैं आपको अधिकतर कुछ वीडियो में मैंने बोला है कि आपको मोटिवेशन देता हूँ मैं। जैसे यहाँ ज़िम्मेदारी जैसे क्या है, बालक शिक्षक क्या करता है, बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर। मैं भी आपको ये एक आपको संदेश देता हूँ कि इस महामारी में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप ये इधर-उधर की बातों में ना सोचें। मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से ही संदेश देता हूँ कि आप ये अच्छा समय का उपयोग करें, ये पढ़ के इस जो ये खराब समय चल रहा है आपके लिए, तो आप ये समय निकल जाएगा और फिर एग्ज़ाम का भी टाइम आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा कि वो समय निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो आप मैं कह रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। तो देखिए, इस बालक में क्या होगा कि परिश्रम करने के बाद रिज़ल्ट नहीं मिले, तब वह हीनता की भावना डेवलप करेगा। तो उसके बदले में क्या है कि शिक्षक उस भावना को दूर कर सकता है, उसे बालक को अभिप्रेरित करके कि आप कर सकते हो बेटा, आप अच्छे से करना, आप इस बार और अच्छे से करना। तो इसमें जो मनोसामाजिक गुण की उत्पन्न होती है, वह होती है सामर्थ्य। कोई भी कार्य करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी, वो उसकी सामर्थ्यता कहलाती है कि मैं भी आपको ये जानता हूँ कि आप में यह वह सब योग्यता है, जो रीट को क्लियर करने के लिए आपके पास में है। बस ये करने की ज़रूरत है, आप इसे इम्प्लीमेंट करें आप अपने जीवन से। ओके, तो अपन अब नए पेज पे बढ़ते हैं, जिसमें अपने सामने आएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। अब बालक की ये जो अवस्था है, जो किशोरावस्था की रिलेटेड जो अवस्था है, जिसमें क्या होगा कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न बोलते हैं इसे, और ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप आपकी पहचान बनाने की जिज्ञासा रखते हैं। इसमें क्या होगा कि बालक क्या है, खुद से अब पहचान बनाने की होड़ में निकल जाता है कि मेरी भी अपनी एक कुछ यानी कि रेपुटेशन हो समाज में, जैसे वह शिक्षक बने या राजनेता बने, डॉक्टर बने, तो वो सब यहाँ से ही उसने सोच लिया है ये सब चीज़ें। देखिए, अब जो होता है वो, अगर इसमें अगर उसे यानी द्वंद हो गया कि क्या हो करूँ, क्या ना करूँ मैं? उसे राजनेता बनना चाहिए या फिर शिक्षक बनना चाहिए? उस होड़ में वो क्या हो गया, द्वंद आ जाता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक तरह से, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। इसी जो 13 से 18 का टाइम जो वर्ष होते हैं, वो इसी में निकल जाते हैं कि अपन को क्या करना चाहिए, ना क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके अपन खुद। तो अ, इस टाइम में अपन को क्या ध्यान रखना है कि इसका जो मनोसामाजिक जो गुण उत्पन्न होता है, वह होता है कर्तव्यपरायणता। तो अपन को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि समाज में के नियम के अनुसार जो अपन करने की अपनी को भूमिका हो या अपने कार्य करने की संतुलन बना रहता है, तो वो कार्य आगे बढ़ के भी निकल जाता है। जैसे मैं एक ट्यूटर के रूप में आपको यानी कि ये जो नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो ये क्या है, समाज में रहकर नियम के अनुसार मैं अपने कार्य करते जा रहा हूँ। तो ये बात अगर उस टाइम में आ जाती है, तो वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और नित अपने अच्छे से गोल को प्राप्त करेगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, छठे जो होती है वो घनिष्ठता और मित्रता बनाम अलगाव और एकाकीपन की बात करें। ये जो अवस्था होती है वो 19 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होती है। देखिए दोस्तों, इन सब के फ़ोटो मैं पीछे लाया हूँ, तो वो बाद में आपको सभी चीज़ को ज्ञान बाद में एक बार वापस इसका रिवाइज़ करते हुए मैं बता दूँगा आपको। तो घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में वह अब देखिए घनिष्ठता और इस अवस्था में बालक के क्या है कि भाई शादी वाली एज आ जाती है। उसमें क्या है कि बालक जो यानी व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि उसे एक जीवन साथी यानी कि एक उसकी बातों को सुनने वाला यानी एक दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि पर्सन होना चाहिए, जो उसकी दुख-सुख आदि को शेयर कर सके उसे। अगर इस अवस्था में ये इस चीज़ की पूर्ति हो जाती है, तो उसे अ, अगर पूर्ति हो जाएगी, तो वह यानी आगे बढ़ेगा, अपने व्यवहार में विकृति नहीं आएगी
और अच्छे से सभी कार्यों को करेगा। और अगर ये उसके विपरीत अगर उसे नहीं मिलती है, मित्रता नहीं मिलती है, तो वो अलगाव में जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें जो मनोसामाजिक गुण जो उत्पन्न होगा वह लव बोल दो, आप उसे प्रेम बोल दो, क्योंकि इसमें जीवन साथी से यही अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छे से बोले, उसे स्नेह मिले, प्यार मिले, बातें उस जो यानी दुख सुख में जो बातें हैं वो उससे करें। ठीक है दोस्तों। अगर एक व्यक्ति को अच्छी जीवन संगिनी या घनिष्ठता मिल जाती है तो वह व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं अपने आसपास में ही। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सातवीं अवस्था में सृजनात्मकता है, जन्मात्मकता या उत्पादकता है। उसके जो वर्सेस है यानी बनाम है स्थिरता, स्टैग्नेशन बोलते हैं इसे, निष्क्रियता भी बोलते हैं इसे। इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, इसे और भी पढ़े जा सकते हैं। जैसे सृजनात्मकता क्या चीज़ है, अब जन्मात्मकता या सृजनात्मकता क्या चीज़ है। देखिए जन्मात्मकता की बात करें तो व्यक्ति इस अवस्था में क्या आगे कि वह व्यक्ति कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, कल्याणकारी योजना लाए, जिससे जिससे उस व्यक्ति को आने वाले जीवन में लोगों के द्वारा याद किया जाए। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करके वो लोगों की अच्छे गुण को यानी क्या है, कल्याणकारी योजना देकर लोगों के द्वारा उसे स्मरण में रखा जाए, ऐसी भावना को खुद में रखता है। यानी कि तो अगर व्यक्ति में सृजनात्मकता या जन्मात्मकता रहेगी तो वह व्यक्ति कर पाएगा। अगर इसके विपरीत ऐसा नहीं हो पाता है तो वह एकांत में रहने लगेगा, स्थिरता आ जाएगी, स्टैग्नेशन आ जाएगा। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें वह खुद से ही यानी स्टैग्नेशन में क्या होता है, वह व्यक्ति दूसरों को बारे में सोचता ही नहीं है, जबकि उसके विपरीत वह खुद के बारे में ही सोचता है। वह एक खुद के यानी कि कामों को ही करने में व्यस्त रहता है, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वह व्यक्ति इसके विपरीत ही कार्य करता है। जो क्रिएटिविटी आदमी करता है उसके विपरीत ही इसमें आता है। तो इससे व्यक्ति में जो मनोसामाजिक मूल्य पैदा होते हैं वो होते हैं केयर नामक, जो देखभाल नामक होता है। जिससे क्या, अगर वह व्यक्ति कल्याणकारी योजना के बारे में सोचता है, यानी कि उसे समाज के प्रति प्रेम भाव है, वो सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को अच्छे से रखता है, तो वो समाज की देखभाल करने भी वह बहुत यानी आगे बढ़ चढ़ के कार्य करेगा कि उसे समाज में और क्या करना चाहिए जिससे कि समाज के लोगों का फ़ायदा हो। तो इस जो सातवीं अवस्था जन्मात्मकता है, स्थिरता, तो वहाँ पे उसे देखभाल या केयर नामक जो सामाजिक मूल्य उसकी उपज होती है। अब आठवीं अवस्था के बाद में बात करते हैं इंटेग्रिटी और डिस्पेयर। इसमें क्या होगा, ईमानदारी और निराशावादी इसे कहते हैं। ये यह जो भाव है, यह जो अवस्था है वो 65 वर्ष के ऊपर की आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के जो अभी तक यानी कि जीवन में उसने कार्य किए वह अपने जीवन में याद करेगा कि उसने अगर ईमानदारी से कार्य किए तो वह व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने जीवन में यानी उसे बहुत अच्छा लगेगा जब इस अवस्था में वह पहुँच कर सोचेगा कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो वह उस व्यक्ति में बहुत लोक कल्याण के कार्य किए हैं, ये सब उसे वहाँ पे आकर सोचेगा। और इससे विपरीत जो अवस्था आती है उसमें क्या होगी कि उसने बुरा किया होगा तो वह क्या होगा कि बहुत कुत्सित हो जाएगा, उसका व्यवहार बहुत विकृत हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे ये सोच सोच के एक ऐसी स्टेप ले लेगा जहाँ पे वो फांसी तक भी जा सकता है, कि फांसी को अटेम्प्ट कर ले। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसने पूरी जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो बहुत ये इंटीग्रिटी और ईमानदारी का गुण उसमें आ जाएगा। और अगर उसने ये बुरे ही कार्य किए, जीवन में बुरे कार्य किए, तो उसमें हताशा निराशावादी आएगी इस टाइम पे आने पर। तो अगर इस जो यानी कि पूरे दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, इंटीग्रिटी या ईमानदारी या निराशावादी, तो उससे ऊपर उठकर कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मनोसामाजिक गुण जो पैदा होगा वो परिपक्वता आएगी। अगर जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसमें परिपक्वता अच्छी से होगी, ये मान लीजिए आप। तो इस तरह से दोस्तों ये थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें मैं एग्जांपल लाया हूँ जैसे आपके लिए। दूसरी अवस्था में मैंने बताया था कि क्या होगा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता देकर अपन उसे देख लीजिए। दूसरी अवस्था मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरी अवस्था में ये चीज़ें हैं कि बच्चा खुद से खा ले,
और जो कार्य करना है कर ले, तो उसमें स्वतंत्रता आएगी। अगर ये नहीं करने दें, अपन उसको डाँट देंगे, तो उसमें लज्जा और शक पैदा होगा, ये मैंने बता ही दिया आपको। तीसरी अवस्था में देखिए मैं क्रिएटिविटी, और यहाँ पे क्या होगा, पहल करेगा, खुद से कुछ बना रहा है। देखिए ये फ़ोटो, उसने किताब में फ़ोटो बनाया है, तो इससे क्या होगा कि उसमें सृजनात्मकता के भाव यहीं से उभरेंगे। अगर इसके विपरीत अपन ने उसको डाँट दिया, तो ये यहाँ पे वो कार्य नहीं कर पाएगा आगे, और यानी कि उसके भावी जीवन में वो सृजनात्मकता को अपनाएगा नहीं, क्योंकि अपन ने उस टाइम पे ही उसको झिटक दिया था। अब चौथी अवस्था में अपन बात करें तो परिश्रम, ये देखिए बालक बहुत गरीब होते हुए भी बहुत परिश्रम करता है, और हर क्षेत्र में वो जानने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे भी अपन उसको रोक देते हैं, तो उसमें क्या हीनता की भावना आएगी। परिश्रम, उद्यम तो कर रहा है, लेकिन उसे हतोत्साहित नहीं करना है। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, बाल्यावस्था में यहाँ तक आ जाता है, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और भी अच्छा से पढ़ें, यूँ उसे अभिप्रेरित करेंगे। 5वीं अवस्था में देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। 5वीं अवस्था में देखिए, 5वीं में क्या होगा कि वह व्यक्ति अपने आप की पहचान बनाना चाहता है, कि वह या तो डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर। वो यहीं से सोचना शुरू कर देगा, तो यहाँ से देखिए उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा। अगर जब उसे प्रोत्साहन मिलेगा, उसके व्यवहार में विकृति नहीं आएगी, तो ये व्यक्ति इस टाइप से बनते जाएगा। उससे क्या होगा कि कर्तव्यपरायण, यानी कि समाज के अनुकूल कार्य करता हुआ वह आगे बढ़ता जाएगा। अब छठी अवस्था में देखिए, घनिष्ठता बनाम अलगाव, जिससे उसके जीवन में एक अच्छे घनिष्ठता मिलेगी, किसी व्यक्ति की मित्रता मिलेगी, पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे वो घनिष्ठता मिलेगी, तो वो क्या, व्यक्ति कुछ भी करने के लिए आगे निकल जाएगा। अब 7वीं अवस्था में देखिए, उसमें क्या होगा, सृजनात्मकता की बात, जन्मात्मकता की बात आती है, तो इसमें जैसे रतन टाटा द्वारा देख लीजिए आप, इस चित्र में बताया गया है कि हॉस्पिटलों का, यानी कि अभी भी देख लीजिए आप, कोविड में उन्होंने पहले तो 1500 करोड़ का योगदान दिया था, और अब वो ऑक्सीजन पूरे देश को सप्लाई करने के लिए प्लांट का निर्माण करवा रहे हैं। तो इस टाइप से ये सृजनात्मकता, जन्मात्मकता की भावना यहाँ पे देखी जा सकती है। कल्याणकारी योजना के बारे में उन्होंने समाज के लिए सोचा है। अब देखिए 8वीं अवस्था में बढ़ेंगे अपन, तो ईमानदारी की अवस्था है। देख लीजिए यहाँ पे, कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है, तो वह अपने जीवन में परिपक्वता को प्राप्त करेगा। लेकिन ईमानदारी नहीं होगी, तो वह पूरा बुरा ही बुरा उसने जीवन में कार्य किए हैं, तो वो हताशा को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से 8 अवस्था अपन ने कंप्लीट की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।